चंदन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो कि अपने गांव में एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया करता था। दिन भर की बिक्री से चंदन को बस काम चलाने लायक ही पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा था, चाय की बिक्री कम होने लगी थी। ऐसे में चंदन परेशान होकर अपनी बीवी सुधा से बोलता है, क्या करे सुधा, अब तो गर्मियों में चाय का स्टॉल भी ठीक से नहीं चल रहा है। जो पहले थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते थे, अब तो वह भी नहीं आ रहे हैं। मैंने भी अपनी मालकिन की यह बात की थी कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। हम गरीब की जिंदगी में भुखमरी और पैसे की कभी कमी खत्म नहीं होती। ना जाने भगवान ने कौन से बेरहमी से हमारे कर्म लिखे हैं। अजी कोई बात नहीं, आप भगवान को मत कोसिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा सुधा, कब ठीक होगा? जब हम दोनों में से कोई मर जाएगा क्या तब होगा क्या? जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए। चलिए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए आज नमकीन जवे बनाए हैं। चंदन हाथ मुंह धोने चला जाता है। उसके बाद सुधा अपने और चंदन के लिए थाल में गर्मा गर्म नमकीन जवे परोस देती है, जिसे खाते ही चंदन के मुंह में स्वाद की लहर आ जाती है और वो सुधा की तारीफ करते हुए कहता है, वाह सुधा, ये नमकीन जवे तो बड़े ही अच्छे बने हैं। सच में मजा आ गया खाकर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नूडल्स खा रहा हूँ। जी हाँ, मालकिन तो इसको फेंक रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे दे दिया। देखिए हमने इसे कितना स्वादिष्ट बना लिया और खा भी लिया। हाँ सुधा, कई दिनों बाद भरपेट कुछ खाया है मैंने। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लग जाएगा जी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह चंदन अपने चाय के स्टॉल पर निकल जाता है और सुधा कोकिला के यहाँ घर के काम के लिए निकल जाती है। सुधा के पहुँचते ही कोकिला कहती है, सुधा आज रसोई की सफाई करनी है तो अच्छे से सारी चीजें चमका कर रख देना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। और हाँ, कुछ नए खाली डब्बे हैं, उनमें नया राशन डालना है। पहले तू रसोई साफ कर ले, फिर मैं तुझे बता दूंगी कैसे क्या करना है। कोकिला के कहे अनुसार सुधा सारी रसोई साफ कर देती है और एक एक चीज चमका कर रख देती है, जिसके बाद कोकिला काफी सारा राशन नए डब्बे में लाकर सुधा को देती है, जिनमें सुधा राशन भर देती है। तभी कोकिला एक कट्टे को देखते हुए बोलती है, ये जो वहाँ सफेद रंग का कट्टा पड़ा है ना, उसमें मैदा पड़ा है। मेरे घर पर तो सब डाइटिंग फॉलो करते हैं और कोई भी मेरे घर में मैदा की बनी हुई चीज खाता ही नहीं। एक काम कर, ये सारा का सारा मैदा उठाकर कूड़े वाली गाड़ी में डाल देना। कूड़े वाली गाड़ी में? पर मालकिन, ये तो बहुत सारा मैदा है और अभी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कीड़े भी नहीं पड़े हैं। देख तू मुझे ज्ञान मत दे, जितना कहा है उतना कर दे बस। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो मैं वैसा कर दूंगी। इतना कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कूड़े की गाड़ी आती है, लेकिन सुधा वो मैदे के कट्टे में कूड़ा नहीं डालती और शाम को अपने साथ अपने घर उस कट्टे को ले जाती है। तभी थका हारा चंदन परेशान हुआ अपने घर आता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता सुधा कि अब हमारी चाय की दुकान अच्छी चलेगी। गर्मियों के मौसम में चाय का बिक्री होना बिल्कुल नामुमकिन है। हमें कुछ और अच्छा काम शुरू करना होगा, लेकिन शुरू करे तो क्या करे? हमारे पास कोई तरकीब भी तो नहीं है। जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। बोलो ना सुधा, क्या बात है? जी आज मालकिन ने इतना सारा मैदे से भरा हुआ कट्टा कचरे में डालने को कहा था, लेकिन मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ और अब इस मैदे को लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आया है। कैसा विचार, बताओ मुझे। जी इस मैदे से हम नूडल बना सकते हैं और आप चाय की जगह नूडल का ठेला लगा सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से लंबी लंबी सेवइयाँ बनाना सिखाया है, बस उसी तरीके से हम घर पर ही नूडल्स भी बना लेंगे। यह विचार तो बहुत ही अच्छा है और पास के जान पहचान के खेतों में से ताजी सब्जी भी मिल जाएगी। और जी लोगों की सेहत के साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो, इसीलिए हम मैदे के नूडल में थोड़ा आटा भी मिला देंगे ताकि किसी की भी सेहत को नुकसान नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुधा, हम कल से ही इस काम में लग जाते हैं। अगले ही दिन से सुधा मैदा और आटा मिलाकर घर पर ही नूडल बनाना शुरू करती है और वो नूडल बना बना कर खाट पर सुखा देती है। वहीं दूसरी तरफ चंदन ताजी ताजी सब्जियां खेत में से तोड़ कर ले आता है। सारी तैयारी होने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी चाय के स्टॉल को गरीब नूडल वाले के स्टॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आता है और बोलता है,
क्या बात है चंदन, तरक्की कर ली, चाय के स्टॉल से नूडल का स्टॉल लगा लिया। जी बस भगवान की कृपा है, कुछ नया व्यापार शुरू किया है। सोच रहा हूँ कि बस घर चलाने लायक पैसे जुड़ जाएं। अरे मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। चलो 1 प्लेट नूडल खिला दो इसी बात पर। हाँ भाई, अभी बना कर देता हूँ। चंदन जल्दी से 1 प्लेट नूडल बनाकर उस आदमी को देता है। नूडल खाते ही उस आदमी के मुंह से चटकारेदार आवाज निकलती है और वो बोलता है, अरे वाह चंदन, बहुत ही बढ़िया नूडल बनाए भाई तुमने तो, और इसमें कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है। क्या डाला है तुमने इसमें? खास कुछ भी नहीं डाला है भैया, बस ये नूडल आटा और मैदे को मिक्स करके मैंने और मेरी बीवी ने घर पर तैयार किए हैं। इन नूडल्स को खाने से किसी की सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और ये सारी सब्जियां भी ताजा ताजा खेतों की है। अरे वाह, क्या बात है चंदन भाई, स्वाद के साथ साथ सेहत भी बहुत बढ़िया। 1 प्लेट नूडल और खिला दो इसी बात पर। ऐसे ही चंदन उस आदमी को 1 प्लेट नूडल और खिलाता है और पैसे देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब धीरे धीरे गरीब चंदन के नूडल पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं। अब चंदन को ठीक ठाक पैसे की आमदनी होने लगती है। एक दिन सुधा चंदन के साथ नूडल के स्टॉल पर मदद कर रही होती है और बोलती है, जी देखा आपने, हमारी एक छोटी सी कोशिश कितना रंग लाई। अगर मालकिन की बात मानकर मैं उस दिन इस मैदे को कचरे के डब्बे में डाल देती तो आज हम यहाँ नहीं होते जी। ये तो तुमने सही कहा सुधा, किसी की उतरण ने हमारा जीवन संवार दिया। जी आपको पता है, मेरी एक गांव की सहेली बता रही थी कि नूडल बनाने की भी बहुत सारी तरीके होते हैं। जैसे हम ये सिरका डालकर नूडल को भूरा कर देते हैं, वैसे ही कई लोग बिना काला सिरका डाले ही नूडल खाते हैं, और कई लोग सब्जियां ज्यादा डालकर नूडल कम खाते हैं, और कई लोग तो नारंगी से रंग के भी नूडल्स खाते हैं। तुम सच कह रही हो सुधा, लेकिन यह सब तो मुझे बनाना आता ही नहीं है, तो फिर? अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मेरी सहेली बता रही थी कि वो मेरी मदद करेगी। मेरी सहेली की दूर की बहन है जो शहर में एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पकाने का काम करती है। वो कुछ दिनों के लिए उसके घर आ रही है, मुझे वो सारी चीजें सिखा देगी। फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे ही सुधा अपनी सहेली की मदद से उसके घर आई बहन से अलग अलग तरह के नूडल बनाना सीख लेती है। अच्छे तरीके से सीखने के बाद सुधा चंदन के नूडल के ठेले पर मदद करने लगती है। अब गांव के लोगों को केवल एक ही तरह के नहीं बल्कि कई तरह के अलग अलग नूडल का स्वाद गरीब नूडल के स्टॉल पर मिलने लगता है। अब दोनों पति पत्नी की आमदनी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब सुधा और चंदन मिलकर अपने स्टॉल को एक छोटी सी दुकान में बदल लेते हैं। देखिए ना, देखते ही देखते कैसे हमारी चाय का स्टॉल नूडल के स्टॉल में बदल गया, और अब हमारे स्टॉल से हम एक दुकान पर आ गए। भगवान की कृपा से हमारी गरीबी के दिन सुधर गए। सही कहा तुमने, और एक बात तो सच है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे कि तुम और मैं। अजी कैसी बातें करते हैं आप। सुधा, तुम्हारे नूडल्स बनाने के उस एक आइडिया ने आज हमारा जीवन पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। कहाँ हमने सिर्फ एक तरीके के नूडल्स बनाने से शुरुआत की थी, और कहाँ आज हमारी दुकान पर 10 से ज्यादा तरह के नूडल्स बनाए जाते हैं, और हर नूडल को खाने के लिए हर दिन ग्राहक भी आते हैं। जी सारी की सारी बात स्वाद की है। अगर हम 10 चीज भी बनाएं और 10 में से एक में भी स्वाद ना हो तो कोई कुछ नहीं खाएगा। लेकिन हम दोनों नूडल के साथ लोगों को प्यार भी परोस रहे हैं, और खास तौर पर हमारे बनाए हुए नूडल आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जिस वजह से लोगों को नुकसान नहीं होता। इसी बात का लोग जमकर फायदा उठाते हैं। सुधा और चंदन ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी चंदन की दुकान पर आता है, जो कि उसका सबसे पहले नूडल का ग्राहक था। चंदन उस आदमी को देखते ही पहचान लेता है और बोलता है, अरे आप तो बड़े दिनों बाद आए। क्यों बात है चंदन भाई, तुमने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। अब तुम्हारा स्टॉल दुकान में बदल गया है। बस आप जैसे लोगों की दुआ का ही कमाल है भैया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भाई। उस दिन जब पहली बार मैं गरीब नूडल वाले के नूडल खाए थे तो मैं तो तब से ही दीवाना हो गया था। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम तरक्की जरूर करोगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया बाद में कहना, चलो इसी बात पर 1 प्लेट नूडल्स खिला दो। कौन सी नूडल खाना चाहेंगे भैया, आप बता दीजिए, वही बना देते हैं। एक काम करो, मेरे लिए तुम सारे नूडल्स मिक्स करके बना दो। उस आदमी की बात सुनकर चंदन और सुधा मुस्कुराने लगते हैं।
इसके बाद चंदन बड़े ही अलग तरीके से उस आदमी को सारे नूडल्स का थोड़ा थोड़ा मिक्स मसाला डालकर एक प्लेट में नूडल तैयार करता है और उसे खाने के लिए देता है। और आदमी फिर से जमकर चंदन और सुधा की तारीफ करता है और इस तरह गरीब नूडल वाली का ठेला अपनी रफ्तार से बढ़ता चला जाता है और वो गांव में मशहूरियत फैलाता जाता है। मीरपुर नाम के एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी चिली पटेटो का ठेला लगाता था। मनोज कुछ समय पहले तक शहर के एक होटल में काम किया करता था, लेकिन जब शहर में उसकी नौकरी चली गई तो उसने गांव आकर अपना चिली पटेटो का ठेला खोल लिया। हर रोज की तरह मनोज चिली पटेटो का ठेला लगाता था और वो आवाज देता है, आइए आइए, मनोज के स्पेशल हनी चिली पटेटो खाने के लिए आइए। आइए आइए भाई, सब आइए, आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। भैया एक प्लेट चिल्ली पोटैटो कितने का दिया? अरे भैया, सामने बोर्ड पर लिखा तो है, एक प्लेट का दाम 50 रुपए है। ओह ठीक है, एक प्लेट बना दो हनी वाले चिल्ली पोटैटो। मनोज सुबह जल्दी उठकर बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाता है और फिर घर आकर नूडल्स आलू फ्राई करता है। साथ ही चिली पटेटो के लिए अपने हाथों से मसाला और चटनी तैयार करता है, इसीलिए उसके चिली पटेटो बहुत स्वादिष्ट बनते थे। मनोज भाई, आपके चिल्ली पोटैटो तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ऐसा क्या डालते हो उसमें भाई? भाई, अपने हाथों से चिली पटेटो का मसाला और चटनियाँ तैयार करता हूँ, ताजी सब्जियाँ डालता हूँ। जब सामान शुद्ध होगा तो चिली पटेटो तो स्वादिष्ट होगा ही ना भाई। बात तो ये भी सही है भाई। मनोज का चिली पटेटो लोगों को इतना पसंद था कि उसके ठेला लगाते ही चिली पटेटो खाने वालों की भीड़ लग जाया करती। फिर तो शाम भी नहीं हो पाती कि चिली पटेटो खत्म हो जाता। ओ भैया, एक प्लेट चिली पटेटो तो देना। कहाँ से दूं साहब, चिल्ली पोटैटो तो खत्म हो गए। ओह, आज तुम्हारी चिल्ली पटेटो खाने का बड़ा मन था भाई, कुछ ज्यादा माल बनाकर लाया करो ना। भाई, चिल्ली पटेटो खाने की इतनी इच्छा है तो वहाँ गुलाबों के ठेले से खा लीजिए ना। अरे ना भाई, चिल्ली पटेटो बनाना उसे कहाँ आता है, ना स्वाद और ना शुद्धता। मुझे नहीं खाना उसका चिल्ली पटेटो। मनोज का ग्राहक सच ही कहता था। गुलाबो मीठी बिजली थी, ग्राहकों को मीठा बोलकर फंसाती और चिली पटेटो के नाम पर बाजार की सस्ते आलू, मसाले और चटनियाँ परोसती। उसने अपने चिली पटेटो के दाम भी मनोज से बहुत सस्ते रखे थे, बस इसी कारण उसे कुछ ग्राहक मिल जाते थे। दीदी, वो मनोज तो 50 का चिली पोटैटो देता है, फिर आप 40 में क्यों खिलाती हो? क्या आप उससे खराब चिली पोटैटो बेचती हो क्या? अरे नहीं भैया, हमारे चिली पटेटो तो एकदम ताजी सब्जियां अच्छे मसालों से बनत है। मैं उस मनोज के जैसे लालची नहीं, बस इसीलिए सस्ता खिला देती हूँ। ये सुनकर ग्राहक के मन को शांति मिल जाती है और गुलाबो मन ही मन मनोज और ग्राहक पर हंसने लगती है। हे भगवान, इस संसार में जब तक ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे हमारा काम तो समझो चलता ही रहेगा। उस दिन के बाद मनोज भी ठेले पर ज्यादा माल बनाकर लाने लगता है, मगर चिली पटेटो की शुद्धता और स्वाद का पूरा ख्याल रखता है। तो उसकी ठेला लगाते ही चिली पटेटो की दीवारों की भीड़ लग जाती है। शाम होने से पहले ही सारा माल बिक जाता है और मनोज अच्छी खासी कमाई करके घर लौटता है। और मनोज के घर में उसकी बीवी हेमा और उसका एक बच्चा पिंकू था, जो बीमार था, जिसके इलाज के लिए मनोज पैसे जोड़ रहा था। तभी उसकी बीवी कहती है, हाय रब्बा, आज की कमाई तो बहुत ज्यादा है। अरे मनोज जी, कहीं आप कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे ना? आप पैसे मेहनत और ईमानदारी से तो कमा रहे हैं ना? बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, लोगों को हनी चिली पटेटो खिलाकर कमाई की है ये मैंने। ये सुनकर हेमा थोड़ी भावुक हो जाती है और अपनी बीमार बेटी पिंकू की चिंता करते हुए कहती है, फिर तो ठीक है जी, आप ऐसे ही कमाएंगे तो हमारे पिंकू का जीवन भी संवर जाएगा। अरे हेमा, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मेरे होते हुए पिंकू को कुछ नहीं होगा। अरे भगवान की दया से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है, थोड़े ही टाइम में हम अपने पिंकू का इलाज भी करा लेंगे। बस जी, आप ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करते जाइए, देखना आपके चिली पटेटो पूरे गांव में फेमस हो जाएंगे। लेकिन मनोज और हेमा के अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं चले। एक दिन पिंकू बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, उसे कैंसर होता है। ये बात मनोज किसी को नहीं बताता और मनोज की सारी कमाई उसके इलाज पर खर्च होने लगती है। इस हालत में मनोज और ज्यादा कमाने की सोचता है।
अब क्या करूं? मेरी सारी कमाई तो पिंकू के इलाज में ही चली जाती है, फिर घर का कर्ज कैसे चलेगा? कमाई बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर मनोज ज्यादा कमाई करने के लिए अपने चिली पटेटो में बाजार की सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। सस्ते आलू, घटिया तेल, सस्ती चटनियाँ, बासी सब्जियाँ, सब तरह की बेईमानी करने पर वो उतर आता है। फिर असली की जगह नकली चीजों के इस्तेमाल से उसकी चिली पटेटो का स्वाद बिगड़ जाता है। अरे मनोज भाई, आजकल आपके चिल्ली पटेटो में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। एक बात कहूँ मनोज भाई, तुम्हारे चिल्ली पटेटो के स्वाद से अच्छा तो उस गुलाबी के चिल्ली पटेटो में आता है। ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे चिली पटेटो का स्वाद तो पहले जैसा ही है। मनोज अपनी ग्राहक को खूब समझाता है और खूब मनाने की कोशिश करता है, मगर ग्राहक उसके पास नहीं रुकते। अब ग्राहकों की भीड़ गुलाबों की ठेले पर लगने लगती है। अरे गुलाबो, 1 प्लेट चिल्ली पटेटो तो देना। 1 प्लेट मुझे भी देना। हाँ हाँ, सबको देती हूँ, तनिक सब्र तो रखिए। उस दिन के बाद से मनोज जितना भी सामान बना कर लाता, सारा का सारा बच जाता। सुबह से शाम तक वो खड़ा रहता, पर चिली पटेटो खाने कोई नहीं आता। सबके सब ग्राहक गुलाबों के ठेले पर भीड़ लगाते। मनोज की ये हालत देखकर गुलाबो सोचने लगती है, अगर हम अपना चिली पटेटो का दाम थोड़ा और घटा दें, तो समझो ये मनोज तो गया, ये तो चिली पटेटो बेचना ही छोड़ देगा। यही सोचकर गुलाबो अपनी चिली पटेटो के दाम को और कम कर देती है और वो 40 वाली प्लेट 30 में बेचने लगती है। ग्राहक बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे ये गुलाबो ने 40 वाली प्लेट का दाम 30 कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो हम खूब चिली पटेटो खाएंगे। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल कर दिया है जी। अब हमारे ग्राहक 30 माह 1 प्लेट चिली पटेटो खा सकत है। मनोज के ठेले पर ग्राहक ना आने से उसकी कमाई का जरिया बंद हो जाता है और पैसे के मामले में उसका हाथ तंग हो जाता है। उसे पिंकू का इलाज कराने के लिए रुपया उधार लेना पड़ता है। देख भैया मनोज, पैसे भले और ले ले, पर समय पर लौटा दियो। आप चिंता न करें सेठ, पैसा समय पर लौटा दूंगा मैं। धीरे धीरे मनोज के सर पर कर्ज चढ़ता जा रहा था और उधर उसका चिली पटेटो का काम लगभग बंद हो जाता है। ठेले पर कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही आता, इसीलिए कोई भी कमाई नहीं होती और सारा माल बेकार जाता। एक दिन मनोज लगभग रोते हुए घर आता है। उसकी रोनी शक्ल देखकर हेमा कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप आजकल इतना परेशान क्यों रहते हैं? काम ठीक से नहीं चल रहा है क्या? काम तो मानो ठप हो गया है हेमा, सारा दिन गला फाड़ता रहता हूँ पर कोई ग्राहक नहीं आता। सारा माल खराब हो जाता है, ऊपर से सिर पर कर्जा चढ़ गया है। अरे क्या कह रहे हैं आप? पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका काम चल क्यों नहीं रहा है और आपने कर्ज लिया और मुझे बताया तक नहीं। हेमा के पूछने पर मनोज उसे सारी सच्चाई बता देता है और ये भी कि पिंकू अब ठीक है, पर उसके इलाज करने में वो अपना सारा पैसा लगा देता है और चिली पटेटो बनाने में बेईमानी करने लगता है। हेमा उसकी सच्चाई सुनकर रोने लग जाती है। पर जब हम ईमानदारी से अच्छा कमाई कर रहे थे तो आपको बेईमानी करने की क्या ही जरूरत थी? सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पहले की तरह अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेमा के समझाने पर मनोज को अकल आ जाती है और वो पहले की तरह अपने हाथों से आलू फ्राई करता है। शुद्ध और ताज़ा सब्जियों का और मसालों का चिली पटेटो में इस्तेमाल करता है और चटनियाँ तैयार करता है। फिर बाजार जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है, मगर काफी इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता। उधर गुलाबों के पास चिली पटेटो खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर मनोज उदास हो जाता है और कहता है, लगता है अब कोई भी मुझसे चिली पटेटो नहीं खाना चाहता। बेटा, 1 प्लेट चिल्ली पटेटो दे दो, मेरे बेटे को चिल्ली पटेटो खाना बहुत पसंद है। चाचा, क्या आपको चिली पटेटो खाना पसंद नहीं है? चिल्ली पटेटो खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक काम कर बेटा, एक मेरे लिए भी दे ही दे। उस बूढ़े आदमी को देखकर और भी कई ग्राहक मनोज के ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी चिली पटेटो खाकर सभी खुश हो जाते हैं। वाह मनोज भैया, अब आया पहले जैसा स्वाद। तेरा चिली पटेटो खाकर मजा आ गया भाई, सच में बड़ा जायकादार चिली पटेटो बनाते हैं आप। इसके साथ ही ग्राहक को मनोज के चिली पटेटो का स्वाद फिर से पसंद आने लगता है और उसका काम फिर से अच्छा चलने लगता है। उधर गुलाबों का चिली पटेटो सस्ता होने पर भी लोग उससे चिली पटेटो खाना पसंद नहीं करते।
और इसी कारण गुलाबो चिली पटाटो बेचना ही छोड़ देती है।